हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th इंग्लिश एंड एलियन हैंड का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रिंगिंग अप करी, करी कौन है? एक एलिफेंट है। ये पूरी की पूरी स्टोरी किसके ऊपर है? एलिफेंट पे। करते हैं स्टार्ट। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। जो करी है, एलिफेंट है, वो 5 months का था जब उसको राइटर को दिया गया उसका ख्याल रखने के लिए। आई वॉज 9 years ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो। जो राइटर है वो कितने साल का था? 9 साल का था जब वो करी से मिला। तब वो उसकी जो राइटर की हाथ था, राइटर जब अपने टिप टॉ पे अपने अंगूठे के सहारे जब हम खड़े होते हैं ना, पैर के अंगूठे के सहारे थोड़ा ऊपर होके, तो उसे टिप टॉ कहते हैं। जब वैसे वो खड़ा होता था तब वो उसकी बैक तक ही रीच कर पाता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. कि वो और राइटर दोनों के दोनों ना इकट्ठे ही बड़े हुए हैं, तो इसलिए जो राइटर को ना वो बता नहीं सकता कि उन दोनों में वो कैसे बड़े हुए, क्योंकि एक साथ ही बड़े हुए हैं। कि वो एलिफेंट कितना बड़ा हुआ, कितना ग्रो हुआ, कितना टॉल हुआ, ये सब वो नहीं बता सकता, क्योंकि साइड बाय साइड राइटर भी तो बड़ा हो रहा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. Pavilion क्या होता है? जहाँ पे एलिफेंट को रखा जाता है, साइड पे डंडे डंडे से लगाए होते हैं। तो उस अगर करी उनको पुश भी करना चाहे उन डंडों को, तो एटलीस्ट उसका वो जो सारा पवेलियन का वो रहने का बना रखा है करी के लिए, वो गिर ना सके। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। एक चीज़ जो करी ने करी कि एक बॉय की जान बचाई थी उसने। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विंग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। करी इतना ज़्यादा खाता नहीं है, पर 40 pounds ऑफ ट्विंग्स वो एक दिन में खा जाता है। ट्विंग्स क्या होती है कि ब्रांचेस सी, लकड़ियाँ सी, ब्रांचेस सी, उनको हम ट्विंग्स कह देते हैं, जिनको वो च्यू करता है और खेलता है। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। जो राइटर कहते हैं कि मैं उसको हर मॉर्निंग रिवर के पास लेके जाता हूँ उसको नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। जो वो है वो सैंड बैंक मतलब रिवर के किनारे मिट्टी होते हैं ना, उसमें लेट जाता है और फिर मैं उसके बैक को रब करता हूँ 1 घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो पानी में काफ़ी देर तक रहता है। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ए बोनी। जो जब वो बाहर आता है, कौन? करी रिवर के बाहर से आते हैं, तब उसकी स्किन इतनी ज़्यादा शाइन कर रही होती है कि वो इबोनी की तरह लग रहा होता है। इबोनी क्या होता है? एक ट्री होता है जो कि रेन फॉरेस्ट में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। ये देखिए, ये पेमोलियन होता है जो कि उसका घर है। With pleasure as I rubbed water down his back, and then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. अब वो राइटर क्या कह रहा है कि मैं उसको कान, जो करी है, जो हाथी है, उसके कान से उसको पकड़ के मैं आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आसान तरीका है उसको लीड करने का, उसको चलाने का, कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो जंगल के पास ना उसको छोड़ जाता है और ख़ुद फॉरेस्ट में चला जाता है। क्यों जाता है फॉरेस्ट में? ताकि वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी ट्विंग्स ला सके उसके डिनर के लिए। लसीशियस क्या होता है? टेस्टी, डिलीशियस। One has to have a very sharp hatchet to cut down these strings. Hatchet क्या होता है? एक छोटा सी औजार होता है जिससे लकड़ी काट सकते हैं, वो चाहिए होता है ये ट्विंग्स को काटने के लिए। It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is multilated an elephant would not touch it. और जो एलिफेंट ऐसी ट्विंग भी नहीं खाता जो मल्टीलेटेड होती है, मतलब अच्छी नहीं होती, एक तरह से क्वालिटी में बिल्कुल फ्रेश
चीज़ खाता है एलिफेंट. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी. कि ये बहुत ज़्यादा आसान जॉब नहीं है, इजी टास्क नहीं है कि इसके लिए ट्विंग्स लेके आओ और सैपलिंग्स लेके आओ. सैपलिंग्स क्या होती है? घास फूस झाड़ वगैरह जो उसे कहते हैं सैपलिंग्स. छोटे छोटे पौधे उनको कहा जाता है सैपलिंग्स. आई हैड टू क्लेम ऑल काइंड्स ऑफ द ट्रीज to get the most delicate and tender twigs, as he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches. अब वो क्या बता रहा है कि उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, बहुत सारे ट्रीज पे क्लाइम करना पड़ता है उसके लिए ट्विंग्स लेने के लिए. एज क्या पसंद आया है एलिफेंट को, करी को क्या पसंद है? बनियन ट्री की जो फ्रेश लीव्स होती है, उसकी ब्रांचेज होती है, उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. एक स्प्रिंग डे पे मार्च में उसको सडन सुनाई देती है करी की आवाज़. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट. जो कॉल थी, जो आवाज़ थी, वो बेबी की ही लग रही थी, जो ना कि किसी एलिफेंट की. जो बेबी की आवाज़ होती है जैसी और एलिफेंट की आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग. उसको लगा कि कोई उसको करी को हर्ट कर रहा है. सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, बट ही वॉज नॉट देयर. जब उसने उसके पास पहुंचता है कि उसने करी को जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे उसको कोई भी नहीं दिखता. आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. कोई भी नहीं दिख रहा उसको वहाँ पे. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. जब वो रिवर के पास देखता है, पानी के पास देखता है, तब उसको कुछ ब्लैक ब्लैक कलर की कोई चीज़ दिख रही होती है. और जब वो एलिफेंट थोड़ा और ऊपर आता है तब क्या पता लगता है कि वो ट्रंक है किसी एलिफेंट की. आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई. अब उसको लगता है कि जो है वो करी है वो डूब रहा है उसमें. ड्रॉनिंग का मतलब होता है डूब रहा है, पर वो कैसे बचा सकता था? वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि 400 pounds का है वो एलिफेंट, तो वो उसके लिए बचाना तो नामुमकिन ही हो सकता था. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पट एंड स्ट्रगल अप टू द shore. Then still trumpeting he pushed me into the water and I fell into the stream. जब वो देखता है कि ये डूब नहीं रहा, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगे, तो जो एलिफेंट होता है वो सडन उसको पुल कर लेता है राइटर को पानी में. आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. तो वो क्या देखता है कि एक बॉय है रिवर में ही जो कि बिल्कुल रिवर के बॉटम में भी नहीं है, बट थोड़े सा फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, ऊपर ऊपर की साइड है थोड़ा सा. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing, his feet planted in the sandbank, his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. अब वो जो राइटर होता है वो एक बार तो नीचे चला जाता है पानी में, फिर वो ऊपर आता है ताकि प्रॉपर वो सांस ले सके और फिर उस बॉय को बचा सके. पर वो ऊपर आके देखता है तो उसको वहाँ पे करी खड़ा दिखता है और एक तरह से वो ऐसे कर रहा है जैसे वो उसकी हेल्प करना चाह रहा हो. सीइंग अस और जो ये राइटर है वो एक गुड स्विमर भी नहीं है, इतना अच्छा उसको तैरना भी नहीं आता, और कुछ पानी का भी बहाव जो है वो स्लो करंट है. मतलब करंट क्या है? इधर पानी का बहाव. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी who was usually slow and pondered suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again. तो वो सडन देखता है कि जो करी होता है ना वो उनकी हेल्प करने के लिए आता है. वैसे तो करी बहुत ज़्यादा स्लो है, पर उस टाइम वो बिल्कुल हॉक की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, बहुत एक्टिव काम करता है. और जो राइटर के ना आसपास अपनी उसके नेक के अराउंड अपनी सूंड डाल लेता है, जो उसकी ट्रंक डाल लेता है. और जो राइटर होता है और उसने उसको जो बॉय डूब रहता है उसको पकड़ा ही होता है. सो जो अब करी है वो उनको पुल कर रहा है, जैसा कि आप इधर पिक्चर में देख ही सकते हैं.
But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and up and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. तो अब राइटर क्या होता है, वो उधर बॉटम होता है, जो नदी का किनारा होता है उसके पास पहुंच जाता है, तो वो एकदम से सडन डाइव मारता है कि वो उस द रिवर से बाहर निकल सके. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक. जब उसकी बॉडी पानी से बाहर आ जाती है तब वो देखता है कि उसके नेक के अराउंड ना कुछ है. दिस फ्राइटन मी, और वो डर जाता है कि उसको लगा कभी कोई वाटर एनिमल उसकी नेक ना पकड़ के बैठा हो. आई हर्ड करी स्क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक. फिर उसको याद आता है राइटर को कि वो करी ने भी तो उसकी नेक को होल्ड किया था. सो ही पुल्ड अस बोथ अशोर, कि उसने पुल करा उनको, एक तरह से करी ने ही उन दोनों को बचाया. सो करी वॉज लाइक अ बेबी. जो करी है, जो एलिफेंट है, वो बिल्कुल एक बच्चों की तरह है. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचिफ देन एवर. कि उसको ना सिखाना पड़ता है कि तुमको ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है. प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है. अगर ऐसी नहीं दी वो बहुत ज़्यादा शरारती हो जाएगा और उसकी शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी. फॉर इंस्टेंस, अब जो राइटर है अब और बता रहा है करी के बारे में. वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room. अब एक दिन ना कोई करी को ना बनानास दे जाता है खाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं करी को, राइप बनानास. अब जो राइटर है वो उसके घर में ना फ्रूट की एक बहुत बड़ी प्लेट रखी हुई है टेबल पे, जो कि विंडो के पास है. एक दिन one day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. अब वो जो सारे के सारे बनानाज हैं वो एक दिन डिसअपियर हो जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं. और सारी की सारी फैमिली किसको ब्लेम करती है? सर्वेंट्स को, कि उन्होंने खाए हैं. A few days later, the fruit disappeared again, and this time the blame was put on me. I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in the curry pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. नेक्स्ट बारी दोबारा बनानास डिसअपियर हो गए. इस बार ब्लेम किसके ऊपर आया? राइटर के ऊपर. तो उसको, राइटर को तो पता था कि वो उसने तो खाए नहीं. तो वो एक दिन क्या देखता है कि जो एक बनाना स्मैश हुआ कहाँ पे पड़ा मिलता है? करी के पवेलियन में. पर वो शॉक्ड है, सरप्राइज है कि करी तो ऐसा खाता नहीं होता, करी को तो ट्विंक्स ही पसंद है. नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. जब एक दिन जो राइटर है बैठा होता है विंडो के पास ही जहाँ पे फ्रूट्स रखे होते हैं, तो वो देखता है कि एक स्नेक लाइक चीज़, जैसे स्नेक सा हो, और वो विंडो की साइड आ रहा और वो बनानास लेके चला गया. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be terrible snake that would sneak in and take fruit. जो वो राइटर होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है कि ये एक स्नेक बनानास भी खाते हैं. So I crept out of the room and with a great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all. अब जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने वहाँ पे स्नेक देखा है कि स्नेक वहाँ पे फ्रूट्स लेने के लिए आ रहा है, तो एक दिन वो दोबारा आएगा फ्रूट लेने और हम सबको मार जाएगा. एज आई वेंट आउट आई सॉ करी बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. जो उसको ना करी की बैग दिखती है आगे जाके, जब राइटर बाहर जाता है तो उसको करी की बैग दिखते हैं, तो वो सोचता है कि करी के पास जाता हूँ, वही है जो उसका डर थोड़ा सा कम कर देगा. I ran after him into the pavilion. I found him there eating bananas. अब वो वहाँ पे जाके क्या देखता है कि करी तो bananas खा रहा है. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all round him. He stretched out his trunk and reached for one far away from
where he was standing. That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that the curry was the thief. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was curry and uh, not I that had eaten all the fruit these many weeks. Then I scolded him, for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. अब क्या है, अब तो उसको पता लग गया राइटर को कि वो सारे के सारे बनानास कौन खाता था, करी। और जो वो स्नेक थी, कि वो सोच रहा था कि स्नेक आता ले जाता है, वो किसकी ट्रंक थी, करी की ट्रंक थी, जो कि स्नेक की तरह लग रही थी। फिर जो राइटर होता है वो अपने पेरेंट्स के सामने बताता है कि वो सारे के सारे फ्रूट्स किसने खाए हैं, करी ने। तो उसको करी को ना स्कॉल्ड किया जाता है, डांटा जाता है, क्योंकि एलिफेंट्स ऐसी ब्रीड है जिनको जो पनिशमेंट एक्सेप्ट करते हैं अगर उनकी गलती है तो। So he knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room, and from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. An elephant is willingly to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. जो elephant होते हैं वो कैसे होते हैं कि आपको पता है वो तो पनिशमेंट एक्सेप्ट तो करते हैं अगर उनकी गलती है। अगर उनकी गलती नहीं है और उनको फिर भी पनिशमेंट दी जाती है तो वो उसका बदला ज़रूर लेते हैं दोबारा आपसे। आगे चलते हैं। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एक जो एलिफेंट होता है उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है कि उसको कैसे बैठना है, कब कैसे चलना है, कैसे स्लो। सो यू टीच हिम दिस थिंग एज यू टीच अ चाइल्ड। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही हमको एलिफेंट को भी सिखाना पड़ता है। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। ये प्लीज़ इसको अंडरलाइन कीजिए। अगर आप उसको कहेंगे धत और उसका ईयर पुल करेंगे तो उसको पता लगेगा कि हाँ बैठना है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, जब आप माली बोलेंगे और उसकी ट्रंक को फॉरवर्ड पुल करेंगे तब क्या पता लगेगा कि हाँ उसको चलना है। सो करी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स। जो माली करी ने कैसे लर्न करा माली को 3 लेसन्स में। इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। माली तो उसने 3 लेसन्स में सीखा और जो धत था उसको तो 3 वीक्स लग गए उसको सीखने में। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो बैठने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। क्यों एलिफेंट को सिखाया जाता है बैठना? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉलर होता है और उसको बैठना सिखाना पड़ता है बचपन से ही, जब वो 2-3 साल का ही होता है, वरना आगे आगे उसको बैठने में प्रॉब्लम होती है। और यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद द लैडर। अगर वो बैठेगा तभी आप उसकी बैक तक पहुँच सकते हैं, वरना आपको लैडर का यूज़ करना पड़ेगा, किसी सीढ़ी वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ देयरफॉर better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back, for who would want to कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। अब हर कोई लैडर अपने साथ तो रख नहीं सकता, तो इसलिए एलिफेंट को बैठाना कि कैसे बैठते हैं ये सिखाना पड़ता है। मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग क्या है एलिफेंट को टीच करने की? मास्टर कॉल। मास्टर कॉल ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न। एलिफेंट को मोस्टली 5 years लगते हैं मास्टर कॉल को सीखने में। मास्टर कॉल क्या है? एक स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड है। हिसिंग क्या होता है? जैसे स्नेक करते हैं। एंड हॉलिंग साउंड क्या होती है? जैसे टाइगर करते हैं। एंड डू यू नो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। अगर आप मास्टर कॉल एलिफेंट को सिखाते हो तो वो पता क्या कर सकता है? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो जाते हैं और आप उसको मास्टर कॉल देते हैं, वही हिसिंग साउंड, हॉलिंग साउंड जो कि आपने उसको सिखाई होती है, तो जो एलिफेंट होता है वो आपके लिए उस जंगल में रास्ता बना सकता है। एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव। अगर पूरा अंधेरा है जंगल में एंड यू डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग एनी वेयर, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। अब मास्टर कॉल देंगे, आप रात को जंगल में खो गए हैं और आपको घर तक जाना है, तो आप उसको मास्टर कॉल देंगे तो वो एलिफेंट क्या होता है? अपनी ट्रंक से पेड़ को उखाड़ने लग जाता है और
उसके एक तरह से एक रास्ता बना देता है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और जिसकी वजह से सारे जानवर डर जाते हैं कि एलिफेंट ऐसा कुछ करता है। इवन टाइगर भी डरने लग जाता है, जैसे कि आप इधर पिक्चर में देखिए। As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from the branch to branch. अब पेड़ को उखाड़ेगा वो तो बंदर तो इधर उधर भागेंगे ही, and can see them in the moonlight, and you can almost see the stacks running in the all direction. जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, अजीब से जानवर होते हैं, वो भी आपको इधर से उधर भागते हुए दिखेंगे। You can hear the growl of the tiger in the distance. थोड़े से डिस्टेंस पे आप उसकी टाइगर की गुर्राने की भी आवाज़ सुन सकते हैं। इफ़ ही इज़ इवन ही इज़ फ्राइटेंड, जैसे वो डरा हुआ हो। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। तो जो एलिफेंट होता है वो एक से करके काफ़ी सारे ट्रीज़ के साथ सेम ही चीज़ करता है, उनको उखाड़ता है। और सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और वो क्या करता है, एक सड़क सी बना देता है उन पेड़ों की, जिसका सीधा सीधा रास्ता कहाँ जाता है, घर की साइड। सो ये थी आपकी स्टोरी ब्रिंगिंग अप विद करी। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है।